हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में अपन ने हिमानी के द्वारा निक्षेपण आकृतियों का विस्तार से अध्ययन किया था। इस लेक्चर के अंदर अपन अंडरग्राउंड वाटर, भूमिगत जल के बारे में अध्ययन करेगा और आने वाले लेक्चर्स के अंदर जो है भूमिगत जल और मुख्यतः चूना प्रदेश की जो भू आकृतियां हैं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर देंगे। चूना प्रदेश के अंदर भी वही तीनों एक्टिविटी संपन्न होती हैं। उसमें अपरदन होता है, परिवहन होता है और निक्षेपण होता है। ये तीनों क्रियाएं जो हैं भूमिगत जल द्वारा संपन्न जो है होती हैं। और जो क्रॉस टोपोग्राफी वाला रीजन है इसमें इसके भी दो पार्ट करेंगे, वही कि निक्षेप अपरदन से निर्मित आकृतियां और दूसरा निक्षेपण से निर्मित आकृतियां। जहाँ तक भूमिगत जल का सवाल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है वो भूमि के आंतरिक भाग को जो जल प्राप्त होता है, और ये जो भूमि पर वर्षा के द्वारा जो जल होता है वो कुछ जल वाष्प के द्वारा वायुमंडल में वापस उड़ जाता है, कुछ बहकर चला जाता है और कुछ जो है वो छिद्रों के द्वारा और भ्रंश आदि के द्वारा जो है भूमि के अंदर जो है समाहित हो जाता है। यही जो जल भूमि के अंदर जाता है ये भूमिगत जल कहलाता है। दूसरे शब्दों में वह धरातल जल जो धरातल के नीचे मिट्टी और आधार शैलों में पाया जाता है भूमिगत जल कहलाता है। और इस आधार पर जो है भूमिगत जल के जो स्रोत स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, उनको जब वर्गीकृत करते हैं और उनका विभाजन करते हैं तो भूमिगत जल जो कि भूमि के निचली सतहों में पाया जाता है, इसके मुख्य स्रोत जो हैं वो उनको हम कुछ वर्गों में विभाजित करते हैं। जैसे वर्षा का जल जो जमीन भूमि के द्वारा सोखने के बाद जो सैचुरेटेड जो है जो सतरप क्षेत्र में इकट्ठा होता है, जिसे कुओं तथा नलकूपों से बाहर निकाला जाता है। नदियों, जलाशयों, झीलों, तालाबों आदि का पानी जो है सतह तथा तली में रिस कर भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है। जो अंडरग्राउंड भंडार है, भूमि का जो जल का आंतरिक भंडार है, उसमें वृद्धि होती है। हिमानी को पिघलने से जो परतदार चट्टानों के जो क्षेत्र हैं, जॉइंट्स हैं, संधियां हैं, उनसे होकर पानी जो है या चूना क्षेत्र के अंदर रासायनिक क्रिया करके अपरदन कार्य करता है और वो भूमि के अंदर जो है धीरे 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 प्रवेश करता है। ये इन सब के कारण जो है पानी अंदर जाता है और हम सिंचाई के लिए जो है इसे कुओं, नलकूपों आदि के द्वारा जो है इसे वापस निकालते हैं। ना भूमि के जल को प्रभावित करने वाले कारकों का जहाँ तक द फैक्टर अफेक्टिंग टू द अंडरग्राउंड वाटर का जब डिस्कस करते हैं तो भूमि के नीचे जो जल जो है प्रचुर भंडार है, परंतु ये प्रत्येक स्थान पर जो है वो एक समान नहीं है। और ये जो असमानता है, ये जो जल अंदर प्रवेश करता है वहां पर भूमि का प्रकार किस प्रकार है आदि कई फैक्टर है जिन पर निर्भर करता है। उन फैक्टर्स के अंदर पहला है उच्चावच का प्रकार, पर्वतीय है, पठारी है, मैदानी है, तटीय है। अब इसके अंदर भी जो है चट्टानों की जो संरचना है वो किस प्रकार की है, वो आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कांतरी चट्टानें हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो आंतरिक जल को प्रभाव भंडार को प्रभावित करता है। अगर चट्टानें कठोर होंगी, दक्षिण भारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहां पर चट्टानें जो है लावा निर्मित है, तो पानी अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। वो खाली जहां पर क्रैक्स हैं या भ्रंश वाला पार्ट है वहीं से ही पानी अंदर प्रवेश करता है। उत्तर भारत के अंदर मैदानी भागों के अंदर जमीन जो है वो हल्की है, भूमि जो है उसे मृदा के जो कण जो हैं वो काफी ढीले हैं, तो पानी आसानी से उन्हें प्रवेश कर जाता है। दूसरा कारण है भूमि का ढाल। भूमि का ढाल एक महत्वपूर्ण कारक है। अगर भूमि का ढाल बहुत तेज है, स्लो ग्रेडियंट जो है स्टीप है, या इतना ढाल कम है, नम ढाल कम है, तो पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसे भूमि के अंदर जो है समाहित होने का समय मिल जाता है। और अगर भूमि का ढाल अगर तीव्र होता है तो पानी तेजी से आगे प्रवाहित हो जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कारक ये भी है। और वर्षा की मात्रा और तीव्रता, एक सब अगला महत्वपूर्ण जो कारक है वर्षा की मात्रा। ये वर्षा का अमाउंट ऑफ द रेनफॉल वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। भारत में भी देखते हैं हम, पूर्वी जो भाग है और पश्चिमी भाग के अंदर वर्षा का अंतर अपने को देखने को मिलता है, मैदानी भागों और पहाड़ी भागों के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि वहां पर वर्षा की मात्रा क्या है, वर्षा कितनी बरसती है, तो वो प्रत्यक्षतः जो है वो भूमि के जल को प्रभावित करता है। और जो बरसने का जो प्रकार है वो धीमे धीमे है, तीव्र है। अगर पानी बहुत तेजी से तीव्र करता है तो आगे नदी के रूप में आगे बहने लगता है तेजी से। और वर्षा का जल अगर
धीरे धीरे बरसता है तो वो भूमि के अंदर धीरे धीरे समाहित होने लगता है। तीसरा कारक है जो जो चट्टानें हैं वो, उनमें पानी कितनी आसानी से प्रवेश करता है नहीं, दे आर पोरस और नॉन पोरस, सांद्रता है या नहीं है, ये मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि चट्टानों का प्रकार, वो आग्नेय चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, कायन चट्टानें हैं, ये जो एलिमेंट है, जो चट्टानों की जो उन्हें पानी प्रवेश करने की क्षमता है, ये उसके प्रकार पर निर्भर करती है। अगला कारक मिट्टी में जल की उपस्थिति, और जो वहाँ का धरातल है वहाँ पर जल की मात्रा किस प्रकार की है, कितनी है वो, अगर ऑलरेडी जल जो है वो, मिट्टी जो है वो दलदली है तो पानी अंदर इतना प्रवेश नहीं कर पाएगा। वनस्पति की मात्रा, जड़ें जो हैं, जड़ों के द्वारा जो है पानी अंदर धरातल के अंदर प्रवेश करता है, अपन देखते हैं। और वायु के अंदर नमी कितने हैं, पौधे जो है नमी को सोखते हैं और उसे भूमि के जल को बढ़ाने में सहायता करते हैं। आंतरिक भाग में जो जल का प्रवाह जो है वो किस प्रकार का है, वो ठहरा हुआ है या गतिशील है, वो भी निर्भर करता है, क्योंकि आंतरिक भाग में नालियों के रूप में अलग अलग रूपों में जो है जल का प्रकार देखने को मिलता है। और आखिरी जो महत्वपूर्ण कारक है अपन डिस्कस करेंगे, चूना, चूने की मात्रा। चूना में आसानी से जो है चूना जल के साथ घुलता है, और अपन ने पढ़ा है कि जो घुलनशील क्षमता है, यूनिवर्सल, वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सबसे अधिक जो घुलन क्षमता है वो जल की होती है, तो चूना प्रदेश में सर्वाधिक ये क्रिया देखने को मिलती है। अगले लेक्चर के अंदर इससे संबंधित क्रॉस टॉपोग्राफी का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि चूना जो है तो रासायनिक संरचना, रासायनिक क्रिया एक महत्वपूर्ण कारक बनता है इसके अंदर। नाउ, भूमिगत जल जो है, भूमि नीचे कुछ गहराई के उपरांत सभी जो है रॉक पोरस जल से जो है सैचुरेटेड रहते हैं। भूमि में इस जो है सैचुरेटेड की ऊपरी सीमा को भूमिगत जल या अथवा लेवल ऑफ सैचुरेशन कहा जाता है। प्रोफेसर सेल्सबरी के अनुसार जो डेफिनेशन वाला आता है, किसी प्रदेश की अधोभूमि का वह तल जिसके नीचे शैल से ओतप्रोत, जल से ओतप्रोत रहती हैं, उस प्रदेश का भूमिगत जल तल कहलाता है। भूमि में इस जल तल का कोई समतल रेखा नहीं होती है, यही मैंने डिस्कस किया था, ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सामान्यतः जल रेखा धरातलीय बनावट का अनुसरण करती है, वहाँ की चट्टानों की संरचना किस प्रकार की है। पहाड़ियों के निचले पहाड़ियों के नीचे जल रेखा जो है मेहराब डोम शेप, और घाटियों में जो है ये नीचे झुकी हुई देखने को मिलती है। वस्तुतः इसका विस्तार कहीं भी एक सा नहीं होता, और वर्षा काल में जल रेखा ऊंची उठ जाती है और शुष्क ऋतु में ये नीचे चली जाती है। अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिसीव करते हैं, और ये वेरी करता है सिचुएशन में। ना जो यदि धरातल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाया जाए तो जो सैचुरेशन जो है, और जो पार्ट है जो संतृप्तता की दृष्टि से निम्न 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं उस ज़ोन को, और वो कहलाता है ज़ोन ऑफ नॉन सैचुरेशन। पहला वाला पार्ट असंतृप्त क्षेत्र। यह क्षेत्र जो है जल, कभी भी जल से भरा हुआ नहीं रहता, और इस क्षेत्र से होकर जल जो है वो छिद्रों से होकर नीचे चला जाता है, आंतरिक भाग में प्रवेश करता है, और जो भ्रंश के द्वारा कुछ जल रोका जाता है वो पौधों को जो है जड़ों के रूप में उपयोग आता है। तो ये वो वाला पार्ट है नॉन सेचुरेशन, पानी आसानी आंतरिक भाग में प्रवेश, क्योंकि पोरस है चट्टाने तो पानी अंदर चला जाता है। तो एक पहला पार्ट वो आता है, और दूसरा आता है जोन ऑफ इंटरमिटेंट सेचुरेशन, ये सामयिक संतृप्त क्षेत्र। जल तल की ऊपरी सीमा होती है, और लंबी वर्षा ऋतु के कारण ये संपूर्ण भाग जो है संतृप्त होता है, सैचुरेशन हो जाता है, और किंतु शुष्क ऋतु में जलतल की रेखा तथा नीचे खिसक जाती है, पानी उसके अंदर रहता है, मगर इसकी जो लेवल है वो सीजन के आधार पर वेरी करता है। और तीसरा जो डिवीजन आता है जोन ऑफ परमानेंट सैचुरेशन, स्थाई जो है, ये बहुत आंतरिक भाग के अंदर भूमिगत जल तल का सबसे नीचे वाला तल, और इस क्षेत्र के अंदर जल से ओतप्रोत हमेशा रहता है, जहाँ कहीं भी स्थायी अ, संतृप्त जल भूमि के तल से ऊपर आ जाता है, वो सीपेज और झीलों के, नदियों के द्वारा वो धरातल पर दोबारा से किसी न किसी इसका उद्गम होता है और बहने लगता है। नाउ, भूमिगत जल का जो फॉर्म्स ऑफ द अंडरग्राउंड, या हम उसे निकालते किन आधारों पर हैं, किस विधि से हैं, वो एक महत्वपूर्ण है। और इसमें सबसे जो पहला पार्ट आता है वो कुएं आता है, वेल्स।
प्राचीन समय से ही कुओं के द्वारा जो है आंतरिक जल को हम निकालते हैं और उसके लिए सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। उत्तर भारत के अंदर जो गंगा जमुना का मैदानी भाग है, वहाँ पर कुओं की मात्रा सर्वाधिक अधिक देखने को मिलती है, क्योंकि भूमि पर वहाँ पर कुओं को खोदना काफी आसान है। दक्षिण भारत के अंदर ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चट्टानें जो है कठोर है, मैंने ये डिस्कस किया था आपने। और स्थायी जल तथा जल मन जो जो टेबल है, वाटर टेबल की गहराई एक खोदे हुए छिद्र या फिर कुएं कहते हैं। नल आप कुओं से एक ड्रिल करके द्वारा आप पानी को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार कुओं का संबंध सदैव भूमिगत जल तल से ही रहता है। अतः कहीं भी कुएं खोदने से जल तल की स्थिति भी मुख्य बात है। जब भूमि के सामने वाला जल भूमि की गहराई पर जो आंतरिक चट्टानों के यानी वो वहीं ठहर जाता है, तो ऐसे स्थान पर कुएं खोदने से कुछ ही गहराई पर जल प्राप्त होने लगता है। अंदर प्रवेश नहीं करता, पर नीचे जल का भंडार रहता है। किंतु ऐसे कुएं स्थायी नहीं होते, क्योंकि इनका संबंध भूमिगत जल तल से नहीं होता। ये छिछले या शुष्क कुएं होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये ऊपरी जल। तो राजस्थान में आपने को देखने को मिले, वर्षा ऋतु के अंदर कुओं के अंदर जल आ जाता है और ग्रीष्म ऋतु के अंदर पानी सूख जाता है। तो ये संबंध जो है राजस्थान और शुष्क भाग में आपको देखने को मिलेगा। दूसरे जो कुआं को तो अपन ने पढ़ा है, तोड़ कुएं, ये एस्टन वेल्स, ये बहुत गहराई तक है और ये पानी इनमें लगभग हमेशा स्थिर रहता है। और विशेषकर ये कुएं जो होते हैं सर्वप्रथम यूरोप में फ्रांसीसी देश हॉटर्स में खोदे गए थे। इसी प्रकार के कुओं को आर्टिजन एडिशन जो है आर्टिजन कहा जाने लगा है। दो जो पोरस सेलों के बीच में यदि नॉन पोरस सेलों के बीच में पोरस पारगम्य सेलें होती हैं, तो पारगम्य सेलों के बाहर निकलने वाला भाग जल को प्राप्त करता है, तथा यह जल एकत्रित हो जाता है और जल दाब बढ़ने के कारण यह स्वतः ही तेजी से बाहर निकलने लगता है। ये कुएं सामान्यतः 150 से 300 मीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलते हैं। ये पंजाब हरियाणा के अंदर वाटर देखने को बहुत अधिक मात्रा में देखें। इनकी उत्पत्ति के लिए निम्नलिखित दशाएं बहुत महत्वपूर्ण है कि ऊपर की जो परतें हैं वो पोरस होनी चाहिए, जिसमें धरातल का जल रिस कर अंदर जाना चाहिए, अंदर प्रवेश नीचे काफी गहराई तक प्रवेश करना चाहिए। जल की जो है अभिनीति वर्षा मध्य और होना आवश्यक है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में दबाव की प्रचुरता हो। जल संग्रह जो है वो नितल गहराई में पोरस सेलों में होना चाहिए, जिससे जल उस पर जाकर रुक जाता है। नॉन पोरस में जाके नीचे की चट्टानों जो है वो, क्योंकि नॉन पोरस है तो उनमें जाके वो रुक जाएगा। और वर्षा की जो है पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, जिससे कि जल स्तर ऊंचा रह सके। इस प्रकार के जो कुएं हैं ऑस्ट्रेलिया के जो एक और पेरेंट जो है कि मैदान उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, साउथ वेल्स, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में बनाए जाते हैं। ये लंदन के बेसिन, सहारा, फ्रांस, लीबिया, भारत के तराई, गुजरात में भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी डेकेटो में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा जो पाताल तोड़ कुएं हैं, आर्टिजन बेसिन है, इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र में 10,000 से भी अधिक पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जिनसे बड़ी मात्रा में सिंचाई की जाती है। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। एक दूसरा जो है भूमिगत जल जो धरातल पर प्राप्त होता है वो स्प्रिंग्स को तोड़ते हैं। और ये आप देख फॉरेस्ट एरियाज के अंदर और मुख्यतः ये आप देखेंगे कि जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर आप वहाँ बने हुए हैं इनके किनारों पर। और पृथ्वी के धरातल पर बहने वाले भूमि के जल का जो प्राकृतिक प्रवाह होता है वो स्प्रिंग या सोता कहलाता है। ये धरातल के नीचे से बड़े वेग से फूट जाता है, धीरे धीरे निकल कर फैलता है। स्रोतों की उत्पत्ति किसी भी क्षेत्र की शैलों के स्वभाव और पारस्परिक संबंध पर निर्भर करता है। जल मंच जिस स्थान पर लेवल के स्थान पर भूमि के ऊपरी धरातल तक आ जाता है, वहीं इन स्रोतों का जन्म हो जाता है। पर्वतीय भागों में यदि नॉन पोरस आयरन सेलें संध सेलों के ऊपर बिछी होती हैं, तो उनके धरातलीय मिलन बिंदु पर ये इनकी उत्पत्ति आपको देखने को मिलती है। ये सोते मीठे तथा खारी, मैंने अभी कहा था कुछ क्षेत्रों के अंदर अलग अलग रीजन में देखने को हो सकते हैं। उत्तरांचल में देहरादून के समीप सहस्त्र धारा बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लगातार बहता है। से इस प्रकार का अत्यधिक स्रोत महत्वपूर्ण एक स्प्रिंग है।
इनमें से कुछ में गंधक युक्त गर्म पानी निकलता है। यह स्थान पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। धार्मिक स्थल भी इन पर काफी विकसित होता है। और ये जो गंधक युक्त पानी है, ये स्किन डिजीज के लिए भी वहाँ नहाने से माना जाता है कि स्किन डिजीज पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। ये टूरिस्ट और जो धार्मिक स्थल है वहाँ ये आकृति देखने को मिलती है। थैंक यू।